नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सदर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करके प्रीवियस ईयर पेपर के जो जीके का पोर्शन हम सोल्यूशन कर रहे हैं उसी सीरीज़ के अंदर है। और आज का हमारा जो एग्ज़ाम है ना, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। एक एक जो क्वेश्चन है उसके हम 8 से 10 आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा, महिर भोजन के शासनकाल में कौन सा उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था, यानी राजा महिर के समय में। राजा महिर के समय में, महिर भोज के समय में उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र कौन सा था। तो इसमें आंसर कौन, जो ऑप्शन है वो कौन से रहेंगे, सबसे पहले पेहवा, फिर कन्नौज, हिसार और इनमें से कोई नहीं। तो राजा महिर के समय कौन सा व्यापारी केंद्र था, तो कौन सा स्थान केंद्र था, पेवा। और इसकी जानकारी में कहाँ मिलती है, पेवा अभिलेख में, जो किसका अभिलेख है, राजा भोजदेव का अभिलेख, भोजदेव का अभिलेख। इसमें क्या जानकारी मिलती है भी, प्राचीन समय के अंदर जो पेवा था ना, वो महिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार, घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। कौन सा, पेवा। और पेवा के अंदर क्या मिला है, राजा महेंद्रपाल का, राजा महेंद्रपाल का अभिलेख 9वीं शताब्दी का। इसमें क्या जानकारी मिलती है, राजा महेंद्रपाल के अभिलेख के अंदर इसमें जानकारी मिलती है भी मंदिर निर्माण की जानकारी, मंदिरों के निर्माण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, पेवा के अंदर 9वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है राजा महेंद्रपाल के समय में। और व्यापारिक के अंदर आ जाए तो कौन सा रहेगा, राजा महिर के समय में तो वो रहेगा पेवा। जो राजा भोजदेव का अभिलेख मिला है उससे हमें जानकारी मिलती है भी प्राचीन समय में राजा महिर के समय में यहाँ पे क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता है। कन्नौज की बात करें ना, तो कन्नौज राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी तो कौन सी थी, कन्नौज थी। तो सर जी दूसरी ये थी, तो पहली कौन सी थी, तो पहली कौन सी थी, थानेसर। और राजा हर्षवर्धन किस वंश के थे, पुष्यभूति वंश के, पुष्यभूति वंश के। और पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम पूछा गया था तो वो कौन सा था, वर्धन वंश। दूसरा नाम कौन सा जाएगा, वर्धन वंश। हर एग्जाम के अंदर पुष्यभूति वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और हिसार की बात करें तो हिसार शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और हिसार के अंदर कौन सा स्थान रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, गुजरी महल, गुजरी महल रहेगा। और गुजरी महल के अंदर एक स्तंभ मिला है भाई, और उस स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है भी, उस पर 8 लेख लिखे हुए हैं, 8 लेख। और उसमें क्या जानकारी मिलती है भी, 8 दिशाओं से आने वाले, दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी किस स्तंभ पे, जो लेख मिले उस पे मिलते हैं। तो गुजरी महल के अंदर स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखे हुए हैं उस पे क्या जानकारी मिलती है, 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राजा महिर के शासनकाल के समय उत्तरी भारत का मुख्य व्यापारी केंद्र कौन सा स्थान था, हरियाणा का, तो वो रहेगा पेवा। और पेवा में राजा भोजदेव का अभिलेख मिला जिससे हमें जानकारी मिलती है यहाँ पे प्राचीन समय में क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। और राजा महेंद्रपाल का अभिलेख कहाँ मिला है, पेवा के अंदर 9वीं शताब्दी का। इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, हिसार 1354 के अंदर। और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और वहाँ पे क्या मिला, एक स्तंभ मिला, और स्तंभ के ऊपर क्या मिला है उसमें 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी मिलती है। जो हमारा जो पहला जो क्लास थी ना, उसमें जिन बच्चों ने सही आंसर दिया उनके नाम भी लूँगा और उनसे जो क्वेश्चन पूछा था उस पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 1543 में बीरवान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी, यानी 1543 के अंदर बीरवान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी, 1543 के अंदर। 1543 में बीरवान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे की थी, तो वो कहाँ पे की थी, नारनौल के अंदर की थी।
नारनौल ने, किसने? वीरभान ने की थी। अगर सतनामी विद्रोह आ जाए तो वो कब हुआ था? 1672 के अंदर, 1672 में औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सतनामी विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। किसने किया था? तो सतनामियों ने किया था। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान ने 1543 के अंदर। कहाँ पे की थी? नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। बहुत बार बता चुका हूँ महेंद्र नारनौल के अंदर शेरशाह, नारनौल के अंदर ही इब्राहिम सूरी का मकबरा है, जो शेरशाह सूरी के दादाजी थे, इब्राहिम सूरी का मकबरा। ठीक है। और शाह कुली का मकबरा भी कहाँ है? शाह कुली का मकबरा, तो वो भी कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर ही रहेगा। देखो बच्चों, अभी कॉलेज एकेडमी जल्दी खुल जाएगी। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर घर वाले भी ताना देने लगे हैं और घर वाले भी अब बहुत उग चुके हैं भाई, अब पता नहीं एग्ज़ाम हो गए या नहीं, 2 साल हो गए तैयारी करते हैं। लेकिन बच्चों पॉजिटिविटी बनाए रखो, अपने आप को इन नेगेटिव थॉटों से बचाओ, क्योंकि घर वाले तो देखो उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब 20 या 22 साल का बच्चा हो जाता ना तो उसको घर से खर्चा मैं कहता हूँ लेना ही ना पड़े, क्योंकि अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करके अपना खर्चा निकाले। लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी है, तो पॉजिटिविटी बनाए रखें। और जो रिश्तेदार है, जो परिवार वाले नेगेटिव लोग, उनसे आप बच के रहो, क्योंकि वो एक नहीं होते, उनका पूरा सर्कल होता है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हो ना तो आपके पास 1 या 2 बंदा आगे आपके पास बैठ जाएगा, यार आज उसने ये कर दिया, आज गांव में ये हो गया, आज वो हो गया। यानी आपका जो माइंड होता है ना उसको डाइवर्ट करने के लिए भी इसको किसी न किसी तरह पढ़ाई से अलग करें। फिर उनके जो चालाकियाँ होती है वो क्या होती है? आपके ताऊ जी ने ये बोल दिया, आपके चाचा जी ने ये बोल दिया, ये कर दिया, तो आप वहाँ पढ़ाई से अलग हो जाओगे उनके कहने पे। वो एक सर्कल होता है सभी लोगों का, भाई इनको नौकरी नहीं लगना है, उन लोगों से बचना पड़ेगा। आपको एकांत में रह के पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव रह के, और जल्द ही भर्तियाँ आएगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, आप अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए रेगुलर, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप सभी को जीत सकते हो। और अपने आप को मैं कहता हूँ कमरे में बंद करिए, इतनी बढ़िया मेहनत करो, इतने परफेक्ट बन जाओ भी हाँ ठीक है अब की बार तो सिलेक्शन है, लेना ही है। तो तब जाके उन लोगों को भी ये उनकी औकात दिखानी है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन हमारा। गोवाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? यानी गोवाना का विद्रोह किस शासक के विरुद्ध हुआ था? गोवाना का विद्रोह गोवाना का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन देखो इसके अंदर, ऑप्शन क्या रहेगा? गोवाना का जो विद्रोह था ना, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो जो गोवाना का विद्रोह हुआ था वो किसके समय हुआ था? वो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध हुआ था भाई, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। कौन सा विद्रोह हुआ था? गोवाना का विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने कहते हैं यहाँ पे बहुत से मंदिर नष्ट कर दिए थे, और जो ब्राह्मण थे, हिंदू लोग थे, उनके हाथ और पांव काट दिए थे। किसी ने? फिरोज शाह तुगलक ने। और गोवाना की सबसे प्रसिद्ध क्या रहेगी? जलेबी। गोवाना का किला जो है ना, गोवाना का किला, तो इसका निर्माण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने किया था गोवाना के किले का निर्माण। और गोवाना का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। और गोवाना की क्या प्रसिद्ध रहेगी? जलेबी प्रसिद्ध रहेगी। अगर आ जाए गोवाना क्षेत्र किस जिले के अंदर है तो ये सोनीपत के अंदर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। और ऑप्शन कौन सा है? बलबन। बलबन ने क्या किया था? 1265 के अंदर मेवातियों को नष्ट किया था, मेवातियों को नष्ट किया था। किसने? बलबन ने। ठीक है, क्योंकि मेवाती थे ना, इस बलबन के पुत्र की हत्या कर देते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए मेवातियों को 1265 में किसने नष्ट किया था? बलबन ने। और कौन सी नीति अपनाई थी? लो और रक्त की, लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने क्या किया था? चालीसा दलकांत किया था, चालीसा दलकांत किसने किया था? बलबन ने किया था। और चालीसा दल का शुरुआत किसने की थी? जिसका जो नाम है ना, तुर्कान ए चहलगामी है, दूसरा चालीसा दल का, तो इल्तुतमिश ने।
किसने बनाया था चालीसा दल? सबसे पहले इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। अब ग्राम सूची के पेपर में ये पूछा गया था इल्तुतमिश किस वंश से था, नहीं किस वंश से था? गुलाम वंश से था भाई, गुलाम वंश से था। कौन? इल्तुतमिश। बलबन भी किस वंश से था? गुलाम वंश से था, ठीक है। यानी गुलाम वंश कब से कब तक रहा था? तो 1206 से 1290 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। यानी इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे। बाबर की बात करें ना, बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी की, इब्राहिम लोदी के साथ। और बाबर ने युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। ये कहाँ रहेगा काबुली बाग? तो पानीपत के अंदर ही, पानीपत में। और बाबर के विरुद्ध विद्रोह किए थे हरियाणा के अंदर, किस किसने किए थे? 12 मार्च 1527 को, 12 मार्च 1527 को किसने किया था? तो मेवात से हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने युद्ध किया था इनके साथ। किसके साथ? बाबर के साथ। और 1530 के अंदर कौन लड़ता है इनके साथ? तो मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। सर जी ये कहाँ से थे? ये थे कैथल से, यानी मोहन सिंह मंडार। और हसन खां, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज आ जाए ना, मेडिकल कॉलेज, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ रहेगा? नल्लड़ मेवात में। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो गोवाना का विद्रोह था वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? तो वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। और गोवाना की जलेबी मशहूर हुई। गोवाना किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सोनीपत के अंदर। गोवाना के किले का निर्माण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। बलबन की बात करें 1265 में मेवातियों को नष्ट करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। चालीसा दल का अंत किसने किया था? बलबन ने किया था। और चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किस वंश से था? गुलाम वंश से। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर बात करें बाबर की, तो बाबर ने 1526 के अंदर भारत पे आक्रमण किया था, पानीपत पे। और ठीक है, किसके साथ युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? पानीपत के अंदर, ठीक है। और 12 मार्च 1527 को हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था और वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ रहेगा? नल्लड़ मेवात के अंदर। और 1530 के अंदर मोहन सिंह मंडार बाबर के साथ युद्ध करते हैं। और तुम ये कहाँ से युद्ध करते हैं? कैथल से युद्ध करते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन और आंसर करते रहेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ कैसी बन रही है, क्योंकि चेक करनी पड़ती है आपको। मैंने अपनी स्टोरी में बताया था, जो स्टूडियो के बारे में बताया था भाई कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। अभी भी 2 या 3 बार चेक करने के बाद पता चलता है वैसे ही वीडियो बन रही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? देखो, जिन बच्चों ने सही आंसर दिया, मनजीत यादव हो गए, पिंकी शर्मा हो गए, सुजाता शर्मा हो गए, जो आंचल चौहान है, दिनेश चौहान है, तो इन बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। दीपक कुमार ने, संदीप कुमार ने। जिन बच्चों का नाम क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाया, अभी मेरे को ध्यान आया है, क्योंकि मैं हर रोज़ लिख लेता हूँ भाई, इन बच्चों ने सही आंसर दिए है। नितेश भी, जो पीछे से अपनी रेगुलर क्लास देखता आ रहा है, उसने भी अच्छे आंसर दे रहा है, क्योंकि वो अभी 13 या 14 क्लास ही देख पाया है। तो 2 या 3 दिन के अंदर हमारे साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगता है अभी बच्चे जुड़ते हैं, लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं। पिंकी शर्मा ने भी अच्छा आंसर दिया है, तो कंटिन्यू जुड़ते रहिए। जिन बच्चों का नाम नहीं लिया उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगली क्लास में उनके नाम ले दूंगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछी थी। तो कितनी थी? 25 और 10। राज्यसभा की कितनी है? 10। और लोकसभा की कितनी है? 25। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। सही रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ये ना सोचना भाई हमें ये आता तो हम छोड़ दें। रेगुलर पढ़ते रहो। और सबसे आज मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जो बच्चे सक्सेस होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, उनको जीके याद क्यों होती है, मैथ और रीजनिंग क्यों याद होता है, मैं बताता हूँ। आपने देखो, पहली क्लास के नोट्स बनाए ना, और आज हमारी लगभग 18वीं क्लास है, यानी पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से सब बच्चों ने अगर नोट्स बनाए तो ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो साथ में आप इनके साथ जो बुक है ना, उस बुक में देख लो। अगर आज आपने मान के चलो पहला चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी बुक का, अगले दिन आप कौन सा करोगे? दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी फिर 5वां, 6ठा, 7वां। तो इस तरीके से बच्चे पढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना। आपने अगर पहले दिन
1 घंटा पहले लेसन पे लगाए ना, तो दूसरे दिन आप दूसरा लेसन स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट का एक बार पहले जो लेसन था उसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि पहले दिन आपने 1 घंटा लगाया तो आप उस पर मत कहता हूँ 15 मिनट जरूर लगाओ, ठीक है। फिर दूसरे लेसन पे जाओ, फिर इस पर आप 1 घंटा लगाओगे। तीसरे दिन आप क्या काम करोगे, तीसरा लेसन स्टार्ट करने से पहले पहला और दूसरा रिवीजन करके फिर तीसरे पे जाओ। चौथे पे जाने से पहले पहला दूसरा और तीसरा रिवीजन करके फिर चौथे पे आओ, ठीक है। 5वां स्टार्ट करने से पहले आप तीसरा छोड़ दो एक बार, फिर 5वां स्टार्ट करने से पहले दूसरा तीसरा और चौथा, छठा स्टार्ट करने से पहले दूसरा छोड़ दो, 7वां स्टार्ट करने से पहले तीसरा छोड़ दो। लेकिन एक बात देता हूँ, अब 1 वीक के बाद में एक बार इनको रिवीजन करते रहिए। अगर आपने पहले 1 दिन लगाया तो 1 वीक के बाद में मैं बताता हूँ आप 5 मिनट भी नहीं लगाओगे इस टॉपिक के ऊपर रिवीजन करने से। अगर आपके एक सब्जेक्ट के अंदर मान के चलो 20 लेसन है ना, तो 20 दिन में आपके लेसन पूरे होते हैं, तो यानी 1 महीने के अंदर मैं तो कहता हूँ वो सब्जेक्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा मात्र 30 घंटों के अंदर, अगर आपने सही तरीके से पढ़े हो तो। इस तरीके से आपको जीके याद होती रहेगी। अगर आपने पहले दिन पहला लेसन पढ़ा, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, आप पीछे वाले छोड़ते जाओगे, वो रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। रिवीजन जरूरी होता है हर चीज़ के लिए। एक पहलवान था, वो बॉक्सिंग का मैं पढ़ रहा था स्टोरी, तो उसमें ये कहा था वो पहलवान इंटरनेशनल लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का, तो उसने चैंपियन था। लेकिन एक नया लड़का आता तो वो चैंपियन कहता है भी मैं इस लड़के को हरा सकता हूँ लेकिन एक ही दाव, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है इसका एक दाव है, एक सा है पंच जिसने इसको कहते भी 1 लाख बार प्रैक्टिस की इसने, अगर मैं उसके उस पंच को रोक सकता हूँ ना तो मैं जीत सकता हूँ। लेकिन वो चैंपियन पहलवान होता है ना, चैंपियन बॉक्सर, वो उसको रोक नहीं पाता क्योंकि उसने 1 लाख बार उस एक पंच के ऊपर प्रैक्टिस की है। तो इसलिए उस पर प्रैक्टिस किया ना तो वो अपने आप को परफेक्ट मानता है। क्योंकि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे, आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है, लगातार प्रैक्टिस करने में। पहले भी बता चुका हूँ, रोहित शर्मा था ना, वो हमेशा शॉर्ट पिच बॉल पे कैच आउट होता था। आज अगर उसको शॉर्ट पिच के बॉल कोई भी डाले ना तो 6 रन पाते हैं, यानी उसने उस पर प्रैक्टिस की है। तो सब कुछ खेल होता है प्रैक्टिस का, आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? जिन बच्चों का नाम नहीं लिया ना तो अगली क्लास के अंदर पक्का लूँगा, क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाया, कल भी क्लास नहीं शूट कर पाया था क्योंकि आज कल क्लास नहीं आई थी। तो आज का क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली का नेतृत्व, ईस्ट इंडिया के विरुद्ध छछरौली का नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली का नेतृत्व किसने किया था? 1818 के अंदर कौन सा विद्रोह था? छछरौली का, छछरौली का विद्रोह। तो नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने, जोध सिंह ने। अगर आ जाए रानिया का विद्रोह, वो कब हुआ था? 1818 के अंदर रानिया का विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जाबित खान ने, जाबित खान ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने किया था। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1845 में, 1845 में लाडवा का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने किया था। कौन से का विद्रोह? तो लाडवा का विद्रोह। अगर आपसे आ जाए किसानों का विद्रोह, तो 1824 के अंदर, 1824 में कौन सा विद्रोह हुआ था? किसानों का विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सूरजमल ने, सूरजमल ने किया था। यानी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? छछरौली का विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने। रानिया का विद्रोह किसने किया था? जाबित खान। रानिया कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर, ठीक है, प्राचीन स्थल रायवीरू ने बसाया था, रायवीरू ने बसाया था। ठीक है, 1545 के अंदर लाडवा का विद्रोह हुआ था, अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। 1824 में किसानों का विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? सूरजमल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगले भी। भीमेश्वरी का मेला रोहतक के किस स्थान पे लगता है? तो ये रोहतक में नहीं लगता, ये झज्जर के अंदर लगता है भीमेश्वरी का मेला। भीमेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? तो ये झज्जर के बेरी गांव में लगता है, बेरी
गांव झज्जर के अंदर कौन सा मेला लगता है? भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। बात करें भीमेश्वरी देवी की, अगर आज भीमा देवी का मंदिर आ जाए ना, वो कहाँ रहेगा? पिंजौर में। भीमा देवी का मंदिर कहाँ रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। ये याद रखना आप, पिंजौर पंचकुला में। भीमेश्वरी देवी का मेला आ जाए ना तो बेरी गांव झज्जर। BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका संबंध कहाँ है? बेरी गांव झज्जर से ही है। अमीरों का गांव किसे बोलते हैं? बेरी गांव झज्जर को। और हरियाणा में सबसे अधिक किस गांव के अंदर मंदिर है? तो बेरी गांव में ही रहेंगे। सबसे अधिक मंदिर बेरी गांव झज्जर के अंदर ही रहेंगे। भीमा देवी का मंदिर कहाँ रहेगा? पिंजौर पंचकुला के अंदर। आप बेरी गांव झज्जर मत करना, ठीक है। और ऑप्शन दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा ऑप्शन देखो, दुजाना। तो दुजाना की बात करें, दुजाना ये भी कहाँ रहेगा? झज्जर में। काजी जी की मस्जिद कहाँ रहेगी? दुजाना गांव। काजी जी की मस्जिद कहाँ रहेगी? तो दुजाना गांव झज्जर के अंदर क्या रहेगी? काजी जी की मस्जिद। इसी तरह भीमा देवी का मंदिर मैंने बताया पंचकुला के अंदर। भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी गांव झज्जर, जिसका हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री BD शर्मा का संबंध था। और अगला ऑप्शन कौन सा है? अगरुआ। तो अगरुआ कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा हिसार। यहाँ पे अगरसन का मेला बढ़ता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है? अगरसन मेला, ठीक है। तो अगरुआ से प्राचीन बात करें ना, महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। और प्राचीन समय बात करें तो संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं? तो अगरुआ से ही मिले हैं। और अगरुआ से क्या मिले? सूर्यदेव की मूर्ति, सूर्यदेव की मूर्ति मिली है अगरुआ से ही। और क्या मिले? टकसाले, जो सिक्के डालने की टकसाले कहाँ मिले हैं? तो वो भी अगरुआ से ही मिले हैं। क्या? टकसाले, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताया करो, शेयर भी किया करो, ठीक है। आप जितनी मेहनत करते हैं हम भी कर रहे हैं मेहनत। एक उम्मीद के अंदर भी आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा और अच्छी ज़िंदगी रहेगी। और कोरोना तो लगभग अच्छे कहते हैं अच्छी कंडीशन आ चुकी है और कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ भगवान से भी जो 3rd सेशन है ना, वो कोरोना का ना आए, 3rd पीक, जो तीसरी लहर है वो ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? किस मंदिर का निर्माण किया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761 के अंदर। किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ ने मराठों का नेतृत्व किया था। यानी पानीपत के युद्ध के बाद में किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा, ठीक है। किसने निर्माण किया था? तो मराठा सरदार था कौन था? मंगल रघुनाथ ने किस मंदिर का निर्माण किया था? तो देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण जो कहाँ पे रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। अगर आ जाए देवी तालाब, सिर्फ बोलने देवी तालाब आ जाए ना, तो वो कहाँ रहेगा? वो जींद के अंदर रहेगा भाई, ये ध्यान रखना आप। देवी तालाब आ जाए तो जींद के अंदर, देवी तालाब का शिव मंदिर आ जाए ना, तो वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा पानीपत के अंदर। किसने निर्माण किया था? मंगल रघुनाथ ने, ठीक है। और ऑप्शन इसमें कौन सा है? अदिति का मंदिर। अदिति का मंदिर कहाँ रहेगा? करनाल में। अदिति का मंदिर कहाँ रहेगा? करनाल में, ठीक है। और ऑप्शन इसमें कौन सा है? सती का मंदिर, दाऊजी का मंदिर। दाऊजी का मंदिर कहाँ रहेगा? पलवल में। दाऊजी का मंदिर पलवल में। सती का मंदिर, ये आप मेरे को कमेंट करके बता देना भाई सती का मंदिर कहाँ रहेगा, ठीक है। सती का मंदिर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और अगले जो हमारी क्लास होगी उनमें बच्चों का नाम लूँगा। मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ भाई, मैं नोट नहीं कर पाया बच्चों का नाम, तो मैं ले देता ज़रूर, लेकिन अगली क्लास में सभी बच्चों का नाम लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? 12 खंबा छतरी अवस्थित है। 12 खंबा छतरी कहाँ रहेगी? 12 खंबा छतरी
12 खंबा छतरी कहाँ रहेगी? होडल पलवल के अंदर। होडल पलवल में क्या रहेगी? 12 खंबा छतरी रहेगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी 12 खंबा छतरी कहाँ रहेगी? होडल पलवल के अंदर। और किशोरी मेल आ जाए ना तो वो भी कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर, होडल में। किशोरी मेल होडल पलवल में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? और भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बावड़ियों और तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? बावड़ियों और तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? बावड़ियों और तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? बावड़ियों और तालाबों का नगर क्वेश्चन आया हुआ है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बावड़ियों और तालाबों का नगर? तो नारनौल को कहा जाता है। नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन इसमें कौन से हैं? कैथल, गुरुग्राम और यमुनानगर। यमुनानगर, कैथल और गुरुग्राम, ये रहेंगे। यमुनानगर को क्या कहते हैं? कागज नगरी, पेपर सिटी। प्राचीन नाम आ जाए तो अब्दुल्लापुर। कैथल की बात करें, कपिस्थल किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं, ठीक है। और गुरुग्राम को क्या कहते हैं? औद्योगिक विहार या उत्तर भारत का कॉल सेंटर किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था? यही 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 मई 1930 को 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन देखो इसमें कौन कौन से रहेंगे। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यानी 1930 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नमक आंदोलन हुआ था। नमक आंदोलन कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था, ठीक है। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहते साबरमती आश्रम से चले थे। 12 मार्च को कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँच गए थे? तो ये पहुँच गए थे डांडी। और वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया था? वहाँ पे जाके इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। इन्हीं नमक के ऊपर अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे तो उसको किसने तोड़ा था? नमक। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान तोड़ा था। बाद में क्या कहा? इन्हें सभी ने अवज्ञा आंदोलन वहाँ से शुरू किया था। और हरियाणा की बात करें तो अम्बाला से किसने? लाला दुल्ली चंद की पुत्रियों ने। अम्बाला से लाला दुल्ली चंद की पुत्रियों ने, कहाँ से? अम्बाला से। क्या किया था इन्होंने? क्या क्या नाम था? इन्हें नमक आंदोलन का जो सक्रिय रूप से भाग लिया था अम्बाला से। तो क्या क्या नाम था इनकी पुत्री? यमुना देवी, यशोदा देवी और विद्यावती। यमुना देवी, यशोदा देवी, यशोदा देवी और विद्यावती। यानी इन्होंने कहाँ से भाग लिया था? अम्बाला जिले से सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अम्बाला से किसकी पुत्रियों ने भाग लिया था? तो लाला दुल्ली चंद की पुत्रियों ने भाग लिया था। और 2 मई 1930 को किसे गिरफ्तार किया गया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को, जिनका संबंध आ जाए तो कहाँ से रहेगा? केलंगा गांव भिवानी से। इनकी पत्रिका पूछी जाती है संदेश, कब प्रकाशित हुई थी? 1930 के अंदर उर्दू भाषा में भिवानी से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? शीशवाल किस नहर के किनारे पर स्थित है? शीशवाल सभ्यता मैंने पिछले पेपर के अंदर ही बताया था। शीशवाल सभ्यता किस नदी के किनारे थी? शीशवाल सभ्यता तो ये किस नदी के किनारे थी? चोटांग नदी के किनारे। चोटांग नदी के किनारे। और प्राचीन जो समय में चोटांग नदी को क्या कहा जाता? दृष्टवती नदी कहा जाता। साहिबी नदी और चोटांग नदी को क्या कहा जाता था? दृष्टवती नदी। दोनों नदियों का अच्छे सही माना। और शीशवाल कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। शीशवाल सभ्यता कहाँ रहेगी? हिसार में, चोटांग नदी के किनारे। शीशवाल में कोई छोटा सा टीला भी बताते हैं, अगरुआ में भी टीला है, बन्ना वाली राखी गड्ढे में भी टीला है, ठीक है। इस तरीके से आज के ये क्वेश्चन
थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज जितने भी 8 या 10 क्वेश्चन किए हैं, ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी लगभग। जो मैंने बच्चों को PDF भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको PDF लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो मैंने 93 503 78 324 इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के, फिर मैं आपको एक PDF दे दूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं, तो वो PDF रहेगी। अगर आपने एग्जाम क्लियर करना तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उनके प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दो, आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बेस अच्छा बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा भी कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बता देना, शेयर भी कर दिया करो भी, बहुत कोशिश करते हैं हम भी बनाने की। आप भी पढ़ रहे हो रेगुलर क्लास, उन बच्चों के लिए बनती है जो पढ़ते हैं, वही हमें मोटिवेशन देते हैं भाई हमारी वजह से 8 या 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि आपके घर में खुशी आएगी आपके जॉब लगने से, उससे ज़्यादा हमें खुशी होगी भी एक बच्चा कमेंट करके बताएगा सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। बहुत से बच्चों को कमेंट अभी भी आते हैं सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी खुशी फील होती है। तो मैं तो हर बच्चे से कहता हूँ एक बार आपके मम्मी पापा से मेरी बात करवा दो, क्योंकि बहुत खुशी होती है मम्मी पापा को भी, अब जॉब लगते हो तो बहुत से बच्चे करवाते हैं भी हैं अपने मम्मी पापा से बात। मैं भी यही उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा भगवान से भी आपकी भी जॉब लगे और उस दिन आप अपने मम्मी पापा से मेरी बात करवाओ, तो बहुत खुशी मिलेगी। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो जय हिंद, जय भारत।